वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन होता है यानी अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, इसमें बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। तो जो पहला प्रश्न आएगा अपठित गद्यांश का, उसमें 10 एमसीक्यू होंगे और वो आपको उस पैराग्राफ को पढ़कर ही करना होगा और वो अपठित होगा, आपकी बुक से भी नहीं होगा, तो आपको वो बहुत डीपली समझना होगा। और जो दूसरा प्रश्न आता है वो आता है अपठित काव्यांश का, या इसको अपठित पद्यांश भी कह सकते हैं। ये भी आपके सिलेबस से नहीं होगा और ये एक पोयम के रूप में होता है। तो इसमें बच्चे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये पोएट्री फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसमें से 5 एमसीक्यू प्रश्न आते हैं, लेकिन बच्चों को ज्यादा सॉल्व जिसमें दिक्कत आती है वो इसी में आती है। अपठित गद्यांश जो होता है वो एक कहानी की फॉर्म में होता है, तो कहानी की फॉर्म में बच्चे फिर भी कर लेते हैं, लेकिन पोएट्री में क्या होता है, पोएट्री में पंक्ति के अर्थ को, उसके भावार्थ को समझना होता है और तब एमसीक्यू पे टिक करने होते हैं। तो जो बच्चा सेकंड वाला प्रश्न कर लेगा ना वो आसानी से फर्स्ट कर लेगा, क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट वाले में तो एक गद्यांश होता है, वो एक कहानी के फॉर्म में होता है ना, जैसे एक अनुच्छेद होता है, तो उसको पढ़कर बच्चे फिर भी कर लेते हैं। लेकिन उससे डिफिकल्ट, उससे कठिन होता है सेकंड प्रश्न, जो अपठित पद्यांश होता है, जिसमें आपको एक पोयम दी होती है और नीचे 5 एमसीक्यू प्रश्न दिए होते हैं और ये आपको करना होता है। क्लियर हो गई बात? तो अपठित आप लोगों के पास 15 मार्क्स का आएगा। पहला क्वेश्चन, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा लंबा और 10 एमसीक्यू होंगे जो आपको वहीं से पढ़कर सॉल्व करने। और सेकंड प्रश्न होगा अपठित काव्यांश का, जिसमें आपको एक पोयम दी होगी और नीचे 5 एमसीक्यू प्रश्न दिए होंगे। तो अगर आप इसको कर लोगे ना तो आप इससे ज्यादा आसान आपको फर्स्ट वाला पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिमाग इसमें लगता है, उसमें भी दिमाग लगता है, दिमाग दोनों में ही लगता है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट ये वाला होता है जो सेकंड क्वेश्चन होता है, मतलब जो अपठित पद्यांश होता है या काव्यांश होता है, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे, इसको कैसे करना है, और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा सुनिए। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले ना ये पढ़ने लग जाते हैं इसको, ये जो आपको ये पोयम की लाइनें दी गई है, पहले आप इनको पढ़ने लग जाते हैं। फिर आपने पूरा पढ़ा ये, फिर आप क्या करते हो, पहले आप ये पूरा पढ़ लेते हो मोटा मोटा करके, ठीक है, मतलब फिर आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हो। मैं आपकी टेक्निक बताता हूं आप लोग कैसे करते हो। आपने ना पहले एक बार पूरी पोयम पढ़नी है, ठीक है, ये आप करते हो। अब मैं बाद में बताऊंगा ऐसा करना है नहीं करना। तो आप लोगों की आदत होती है, आपने पहले पूरी पोयम पढ़ ली, फिर आप पहला क्वेश्चन देखते हो, ढोल बजाता है सिमरू ही, पंक्ति में ही क्या अर्थ करता है। फिर आप क्या करते हो, दोबारा पैराग्राफ पे जाते हो यूं करके कि यार ही का अर्थ क्या था यहां पे, आप दोबारा पढ़ते हो, दोबारा पढ़ते हो, अरे यार ही का तो मिली ना, पूरी पोयम पढ़ ली। फिर दोबारा नीचे गए, फिर आपने कहा पहला प्रश्न नहीं आ रहा, चलो तब तक दूसरा करता हूं, कुश्ती में जोश कब भराता है। फिर आप पीछे जाते हो, फिर आपने 2 से 3 बार फिर ये रीड करा, फिर वो आया, चाहे आपको नहीं आया, आया तो आपने कर दिया। फिर आप तीसरे क्वेश्चन पे जाते हो, तीसरे क्वेश्चन आपने पढ़ा, माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने का क्या तात्पर्य है। फिर आप पीछे जाते हो। ऐसे में आप 5 क्वेश्चन के लिए 10 बार पैराग्राफ रीड करते हो और प्रॉपर एक भी टाइम नहीं करते हो और जल्दी जल्दी में करते हो, फिर वो होता ही है, ये फैक्ट है। तो आपने 5 क्वेश्चन को करने के लिए 10 बार पैराग्राफ रीड करा, ठीक है, ये जो काव्यांश है आपका, ये आप 10 बार रीड करते हो। तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होता है। आंसर तो जितने करेक्ट होंगे वो अलग बात है, लेकिन मेन बात है आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। चलो आप 5 में से आपके 4 ही करेक्ट हो रहे थे, 3 ही करेक्ट हो रहे, लेकिन आप इतना टाइम भी खर्च कर रहे हो और आपको फुल मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो दोनों तरफ से घाटा हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो आपको कैसे करना है, ढंग से देखो। पहले आप इसको रीड मत करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले आपने देखना है सेकंड क्वेश्चन में, इसको रीड मत करो, मतलब पहले आप ना 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ो। पहले आप सीधा आपने क्वेश्चन पढ़ा, ढोल बजाता है सिमरू ही, पंक्ति में ही क्या है। तो अभी तो आपकी समझ में आंसर आएगा भी नहीं, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने अभी तो लाइन ही नहीं पढ़ी, लेकिन आप ये समझ जाओगे कि ये ढोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ढंग से सुनो मैं क्या कह रहा हूं।
आपने अभी लाइनें नहीं पढ़ी है, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा सेकंड प्रश्नों की लाइनों में, आपने सीधा पहले ही क्वेश्चन देखना है। यही टेक्निक आपने गद्य में भी अपनानी है। जो इससे पहले अपठित गद्यांश होगा उसमें भी आपने सेम टेक्निक अपनानी है, वो तो इससे सरल ही होता है। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे ना तो आप उसको भी समझ लोगे, क्योंकि इसमें तो और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अभी आपने लाइनें नहीं पढ़नी है। आपने पहला प्रश्न पढ़ा, ढोल बजाता है सिमरू ही। आपने एग्जाम हॉल में चिल्लाना नहीं है, आपने मन में पढ़ना है। तो ढोल बजाता है सिमरू ही। अब आप चाहे सिमरू का मतलब नहीं समझेंगे, ढंग से देखना, मैं बता रहा हूं आपको सिमरू का मतलब अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो, लेकिन आप इतना तो समझ गए कि ये जो पोयम है ये ढोल से रिलेटेड तो है। करेक्ट कह रहा हूं? आपने पहला प्रश्न पढ़ा ना, देखो अभी आपने लाइनें भी नहीं पढ़ी, ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि इससे आपका पहला क्वेश्चन भी होगा, इसी से आपका पहला क्वेश्चन भी होगा। तो अगर 15 मार्क्स को समझने के लिए हमें इस वीडियो में 15 से 20 मिनट भी लगते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस वीडियो में 20 मिनट भी लग गए, 15 मिनट भी लग गए, तो ये 5 नंबर के लिए नहीं है ये वीडियो 15 नंबर के लिए। 10 मार्क्स का पहले भी होगा अपठित गद्यांश और ये 5 नंबर की पोयम भी होगी। तो सेम टेक्निक अपनानी है आपने। डन। अब देखो पहला क्वेश्चन, जैसे हमने तो एक ही बार पढ़ना है ना, मैं तो आपके सामने 3 बार इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है। तो आपने जैसे पहले पढ़ा, ढोल बजाता है सिमरू ही। आपकी समझ में सिमरू नहीं आया, बाई चांस एक दो बच्चों के आ गया होगा तो ठीक है, नहीं भी आया होगा तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपके समझ में सिमरू नहीं आया। ढोल बजाता है सिमरू ही, पंक्ति में ही का क्या अर्थ है? लेकिन जब आपको सिमरू ही नहीं पता, अब आपने कहा यार क्या होगा सिमरू, चलो, लेकिन आप समझ गए कि ढोल से रिलेटेड पोयम तो है। ठीक है, तो ढोल बजाता है सिमरू ही, इस पंक्ति में ही का क्या अर्थ है? आदतें, महत्व, आडंबर या प्रेम। ठीक है, अब आपने देख लिया, आदतें का मतलब आपको पता होगा, पता ही है आदतें क्या होती है, महत्व भी आपको पता है, इंपॉर्टेंस, आडंबर का मतलब दिखावा, अप्रेम। यानी कि ढोल बजाता है सिमरू ही, इसमें ही क्या है? यानी कि सिमरू कोई ऐसी चीज है जिसका ढोल से क्या है, बहुत गहरा संबंध है। तो वैसे ही पता चल रहा है, मैं तो यहीं पे से समझ गया इसका आंसर क्या है। ढोल बजाता है सिमरू ही, क्या पता कई बच्चे समझ गए हो, ढोल बजाता है सिमरू ही, यानी कि ढोल को केवल सिमरू ही बजा सकता है। यहां पे ढोल देखो उन्होंने क्या लिखा है, ढोल बजा, मैं तो बिना लाइनों के पढ़े ही अर्थ समझ गया हूं कि क्या है इसका मतलब। देखो, ढोल बजाता है सिमरू ही, यानी कि सिमरू ही एक ऐसी चीज है जो ढोल को बजा रहा है। तो ही का क्या मतलब है? आदतें, महत्व, आडंबर या प्रेम। तो आप समझ गए होंगे कि सिमरू ही अगर ढोल बजा रहा है तो सिमरू का ढोल के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, समझ लो, महत्व होगा। जबकि ये तो मैं वैसे ही समझ गया, अभी तो आपने लाइनें भी नहीं पढ़ी हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ढोल बजाता है सिमरू ही, अभी आपको सिमरू का अर्थ भी नहीं पता, लेकिन देखो ढोल बजाता है सिमरू ही, यानी कि ढोल को सिमरू ही बजाता है। तो ही का क्या मतलब होगा? आदतें, आडंबर, दिखावा तो होगा नहीं, प्रेम, आदतें या महत्व। तो उस चीज का उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज अभी सिमरू का मतलब भी आगे क्लियर हो जाएगा, देखो अभी। ठीक है, तो बेसिकली पहले आपने क्वेश्चन पढ़ने, कई आंसर तो वैसे ही पता चल जाते हैं। फिर आपने सेकंड प्रश्न पढ़ा, जैसे कुश्ती में जोश कब भराता है। तो कुश्ती में जोश कब भराएगा, देखो, जब हारता हुआ पहलवान जीतने लगता है, जब दोनों पहलवान बराबर की टक्कर वाले होते हैं, जब फाइनल कुश्ती द्वारा राष्ट्रीय विजेता तय होता है, और जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। अब आप वैसे ही समझ जाओ, ढंग से देखो, अभी तो आपने रीड भी नहीं करा, सिमरू की बात हो रही थी पहले वाले उसमें भी, तो जाहिर सी बात है सेकंड वाला आंसर होगा। जबकि आंसर आपको ऐसे नहीं भी पता चलेंगे, अभी तो आप पोयम पे भी नहीं आए, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, एक दो आंसर तो हमको वैसे भी क्लियर हो जाते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या था, ढोल बजाता है सिमरू ही, चाहे आपको उसका अर्थ उस समय नहीं भी आया था, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आप सीधा इस पे तो आप सोचोगे भी नहीं, बोलोगे यार पहली वाली लाइन में ना सिमरू की बात हुई थी, चाहे आपको ना इसका अर्थ नहीं भी आया हो। चलो आप समझे नहीं कि इस महत्व है, ठीक है, नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सेकंड वाला पढ़ोगे ना, कुश्ती में जोश का भराता है, तो इतना तो दिमाग आपका क्लिक कर लेगा कि ज्यादातर आंसर यही हो सकता है। अभी आपने लिखना नहीं है, अभी तो हमने लाइनें भी पढ़नी है।
अभी तो मैं ऐसे ट्रिक बता रहा हूं, तो आप 110% सब बच्चे समझ जाएंगे कि पहले वाले में सिमरू की बात हुई है तो कुश्ती में जोश का भर आता है जब सिमरू ढोल बजाता है। अब आप मुझे बताना, सेकंड प्रश्न तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, सब समझ गए होंगे कि इसका आंसर यही होगा। तो देखो, एक आंसर तो हमको वैसे ही मिल गया, बेसिकली मुझे तो दोनों ही मिल गए, तो कई बच्चों को तो पहला भी समझ गए होंगे, लेकिन नहीं तो दूसरा तो सारे ही समझ गए होंगे। तो एक आंसर हमारा पहले ही क्लियर हो गया, लेकिन हमने अभी लिखना नहीं है। अभी आप चलो आगे। तीसरा है, माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने का क्या मतलब होता है? कि जो मिट्टी होती है ना, वो अच्छे बुरे को स्वीकार कर लेती है। जैसे मां होती है ना, मां का बच्चा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मां के लिए वो बेटा होता है, तो मिट्टी भी अच्छे बुरे को स्वीकार कर लेती है। अब आप ऑप्शन पढ़ना। माटी सबको जीतने का समान अवसर देती है, माटी का न्याय सबको स्वीकार्य होता है, अंत में अच्छे बुरे सभी माटी में मिल जाते हैं, या माटी की गोद में अच्छे बुरे सभी पलते हैं। मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन चलो आप नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास तो अभी हमने पैराग्राफ तो रीड भी नहीं करा, अभी तो हम वैसे ही तुक्का लगा रहे, कई बच्चे समझ गए होंगे वैसे, ठीक है। माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकार किया जाता है, इसका मतलब क्या है? दिमाग लगा लो, माटी ना अच्छे बुरे दोनों को स्वीकार करती है, यानी कि इस मिट्टी में अच्छे और बुरे सभी लोग होते हैं, सभी लोग पलते हैं, यही तो मतलब है। अभी तो मैंने लाइनें भी नहीं पढ़ी। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम एडवांस चल रहे हैं, ये तो हम ये देख रहे हैं कि क्या हमको पहले एक दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अगर बिना लाइनों को रीड करे आप एक दो प्रश्न भी टिक कर पा रहे हो ना, तो आप बहुत ब्रिलियंट हो, ये सोचो। अभी तो हमने लाइनें पढ़ी भी नहीं है, ठीक है। तो माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मतलब वही तो है कि इस मिट्टी में अच्छे भी होते हैं और बुरे लोग भी पलते हैं, ठीक है। ये तो अभी हमने लाइनें भी नहीं पढ़ी, अभी तो वो भी पढ़ेंगे। ढोल तथा अखाड़े की मिट्टी में क्या समानताएं बताई गई है? अब इसको तो आपको लाइनों को पढ़ना पड़ेगा कि ढोल में और अखाड़े की मिट्टी में क्या सिमिलैरिटी होती है। अखाड़ा माने जिसमें पहलवान लड़ता है कुश्ती, तो इसमें क्या सिमिलैरिटी होती है? दोनों को उपयोग करने से पहले तैयार करना होता है, दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब मेहनत की, दोनों का प्रयोग कर लोग अपनी कला को सिद्ध करते हैं, और दोनों की परिवर्तन में भूमिका है। मैं तो ऑप्शन से ही समझ रहा हूं कि डेप्थ ऑप्शन कौन सा है, लेकिन छोड़ो आप अभी से, ठीक है। अब देखो, पांचवा था। अब देखो, आप अगर ये वाला प्रश्न पढ़ते आपको मजा ही आ जाता। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाइए, उन्होंने खुद ही दे दिया। देखो यहां पे सिमरू कौन होगा, ढोल कौन होगा और अखाड़ा कौन होगा? दिमाग लगा लो। चलो तीनों को ही देखो, अगर तीन भी नहीं आ रहे ना, पहले एक को देखते हैं। सिमरू समझ में नहीं आ रहा भी आपका, ढोल समझ में नहीं आ रहा, तो अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा का मतलब सामाजिक भूमि। अखाड़ा एक भूमि तो होती है, ये तो समझ गए आप। तो जाहिर सी बात है थर्ड का सेकंड वाला है। अगर आपको दो नहीं भी आ रहे ना, तो ये तो समझ गए होंगे कि थर्ड का सेकंड वाला है। आप देखो थर्ड का सेकंड कितनों में, देखो थर्ड का सेकंड एक इसमें और एक इसमें, यानी कि ये दो ऑप्शन तो आप पहले ही कट कर दो, क्योंकि एक तो समझे ना आप, मैं तो तीनों ही समझ गया, लेकिन आप चलो एक तो समझ गए होंगे। अखाड़ा का मतलब क्या होता है? अखाड़ा एक भूमि तो होती है जिसमें पहलवान कुश्ती करता है। चलो आप सिमरू नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ढोल भी नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से कोई आंसर है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब देखो इन दोनों को देखना है। अब सिमरू कौन है? सिमरू ढोल बजा रहा था ना, ढोल बजाने का काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि सिमरू क्या है? श्रमजीवी वर्ग है जो ढोल बजाने का काम करते हैं। कभी देखा है आपने, जब दंगल उंगल होता है तो बेचारे दो लोग होते हैं जो जोर जोर से ढोल बजाते हैं। इवन शादी में भी हम अपने घरों में पहाड़ों में ढोल बजाने वालों को बुलाते हैं, जिसमें हम पहाड़ी लोग बहुत नाचते हैं। तो वैसे भी समझ जाओगे आप कि सिमरू श्रमजीवी वर्ग है और ढोल परिश्रम, ठीक है। ढोल बजाने में परिश्रम भी लगता है ना, तो ढोल यहां पर परिश्रम का ही कहीं ना कहीं प्रतीक है, और सिमरू वो है जो ढोल बजाता है, यानी श्रमजीवी वर्ग। तो आप इतना तो समझ गए कि अब सिमरू कौन है। तो सिमरू के लिए श्रमजीवी वर्ग का बहुत ज्यादा क्या होगा? महत्व होगा, क्योंकि वही उसको बजाता है। देखो तो पहले का आंसर भी यूं निकल गया। अभी हमने लाइन भी नहीं पढ़ी, तो मैं पता क्या प्रूफ करना चाहता हूं कि बिना लाइन पढ़े भी अगर आप सीधा प्रश्न पहले करोगे ना, आपको एक दो आंसर तो मिल ही जाएंगे। ढंग से सुनना मैंने क्या कहा। अब हम तो टीचर है, तो मैं पहले से ही समझ जाऊंगा, आप नहीं समझोगे, मैं जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से अगर बिना लाइन पढ़े हुए आप 2 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना, तो वो भी अचीवमेंट है। अब देखो आपने 1-2 खुद ही कर लिए, 2-3 हो गए। बल्कि हमारे ऐसे कई बार दूसरे पॉइंट को पढ़कर पहले पॉइंट का आंसर आ जाता है। समझो, कई बार दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट पढ़कर या दूसरे क्वेश्चन को रीड कर हम पहले वाले
पॉइंट को समझ जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? जैसे हमने सेकंड वाला पढ़ा था ना, जब ये कि कुश्ती में जोश कब भराता है, ढंग से सुनो। पहले वाला हमने पढ़ा ढोल बजाता है सिमरू। अब तो ये समझ गए कि ढोल का सिमरू से रिलेटेड कुछ है, लेकिन सेकंड में जब हमने सिमरू और ढोल देखा हम समझ जाएंगे आंसर यही है। तो एक दो पॉइंट हमारे ऐसे ही हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के। डन। और अभी तक तो हमने लाइनें भी नहीं पढ़ी, अब आ जाओ लाइन पे। देखो मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, आपको नहीं लेना। ये वीडियो भी 10-15 मिनट की होगी, तो अगर आप 10-15 मिनट में भी जो है इसको सॉल्व कर दे रहे हो ना, तो ये भी अचीवमेंट है आपके लिए। अगर आप 10-15 मिनट में आप इसको सॉल्व कर दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो, अब आपने लाइनें पढ़नी है। देखो, हां, कुश्ती कोई भी लड़े ढोल बजाता है सिमरू ही। साफ पता चल रहा है कि सिमरू का क्या है, ढोल से बहुत गहरा क्या है, उसके लिए महत्व है। कुश्ती कोई भी लड़े ढोल बजाता है सिमरू ही। और लास्ट प्रश्न में हमने क्या पढ़ा था कि सिमरू क्या है, श्रमजीवी वर्ग है जो ढोल बजाने का काम करता है। तो वैसे ही समझ में आ रहा है लास्ट वाला भी कि ढोल कौन बजाता है, सिमरू ही। तो यानी कि सिमरू कौन है, ढोल बजाने वाला। भाई इतना तो क्लियर हो गया। तो देखो लास्ट वाला भी क्लियर हो गया हमारा। देखो इस प्रश्न पे आओ जरा, लास्ट वाले जो मिलान करने वाला था। देखो ढोल बजाता है सिमरू ही। अब ढोल बजाने का काम सिमरू कर रहा है, तो यानी कि सिमरू क्या है, सिमरू क्या होगा, श्रमजीवी वर्ग होगा जो ढोल बजाने का काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है। डन। अब देखो उसके बाद क्या कह रहे हो, ढोल सिमरू बजाता है, यानी कि ढोल के लिए सिमरू का बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्व है। पहले वाले का आंसर भी निकल गया हमारा कि ही का क्या प्रतीक है। देखो ढोल बजाता है सिमरू ही, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि सिमरू का ढोल के लिए बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है। आदत नहीं है, आडंबर नहीं है। अब प्रेम और महत्व में थोड़ा सा आपको डाउट होगा, लेकिन क्या है, महत्व का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब क्या है, समझो। महत्व जो है उससे भी बड़ा है। क्लियर हो गई बात? इसमें थोड़ा आपको डाउट हो सकता है कि वो क्या है, प्रेम करता है, लेकिन यहां पे प्रेम करने की बात नहीं हो रही। ढोल बजाता है सिमरू ही, यानी कि सिमरू का ढोल के लिए महत्व है। यहां पर प्रेम जैसा ऐसा कुछ वर्ड नहीं आ रहा है। ढोल बजाता है सिमरू ही, ठीक है। यहां पे प्रेम से रिलेटेड चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया। ढोल बजाता है सिमरू ही, यानी कि ढोल के लिए सिमरू का क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि सिमरू ही उसे बजा रहा है। डन। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि इंपॉर्टेंस की बात हो रही है यहां पर, लव लुव जैसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, अब देखो कुश्ती कोई भी लड़े ढोल बजाता है सिमरू ही, यानी कि महत्व है उसके लिए। जिसके सदे हाथ भर देते हैं जोश पूरे दंगल में। अब जब सिमरू जो ढोल बजाने वाला होता है, जब वो होता है ना, लड़ाई होती है, आपने पहलवान की ढोलक भी पढ़ा होगा ना, तो जो लुट्टन पहलवान था, जब चटधा गिड़धा ढोल बजता था तो उसके शरीर में जोश पैदा हो जाता था। मैं रिलेटेड कर रहा हूं आपसे। ऐसे ही जब दंगल होता है ना, तो पहले ढोल बजाते लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे करके क्या होगा, ढोल जब सिमरू के हाथ जो है ढोल में चलते हैं तो पूरे दंगल में जोश भर जाता है और उछलने लगती है मिट्टी पूरे अखाड़े की। ताक धिनाधिन, ताक धिनाधिन, ये ढोल के साउंड की आवाजें। और अखाड़े की मिट्टी भी मानो तैयार हो रही है, उछल रही है, क्योंकि इसमें अब युद्ध होगा। झांकने लगते हैं लोग एक दूसरे के कंधों के ऊपर उचक उचक कर। अब नहीं होता, भीड़ लगी होती है, लोग एक दूसरे के कंधे से ऊपर ऊपर झांक के देखते रहते हैं कि यार अब यहां पे लड़ाई होगी। ये होता ही है। ठीक है, अब देखो बहुत गहरा है रिश्ता सिमरू और ढोल का। बहुत गहरा है रिश्ता सिमरू और ढोल का, यानी कि क्या है, दोनों में बहुत ज्यादा क्या है, महत्व है। सिमरू का ढोल के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे सांस और धड़कन का। अब एमसीक्यू ये भी हो सकता था, सिमरू और ढोल का कैसा रिश्ता होता है, जैसे सांस और धड़कन का होता है, क्योंकि सिमरू ही उसे बजाता है। ठीक है, ढोल खामोश है तो खामोश है अखाड़े की मिट्टी। ढोल भी क्या है, खामोश है, और अखाड़े की मिट्टी भी क्या है, खामोश है। और खामोश ढोल को जगाएंगे हाथ सिमरू के, यानी कि सिमरू जब ढोल को बजाएगा तो फिर क्या होगा, मिट्टी में भी परिवर्तन आएगा और ढोल में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आएगा। वही तो कह रहे हैं, अभी ढोल भी खामोश है और अखाड़े की मिट्टी भी, लेकिन जब सिमरू के क्या है, जब सिमरू ढोल बजाएगा तो दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन तो आ जाएगा। अब जब सिमरू जैसे ढोल बजाने लगेगा ना, तो क्या परिवर्तन आएगा, तो ढोल भी अभी तक खामोश था, लेकिन जब वो बजेगा तो परिवर्तन नहीं आ जाएगा, ढोल से आवाजें निकलने लगेंगी और मिट्टी में भी परिवर्तन आ जाएगा। तब पहले मिट्टी खामोश थी, लेकिन अब मिट्टी में भी क्या है, बोल नहीं रहे हो, मिट्टी में भी क्या होने लग गया, मिट्टी भी उछलने लग गई है, मानो वो भी मतलब मुकाबले के लिए तैयार है। तो देखो एक और चीज का आंसर निकल गया।
ढोल तथा अखाड़े की मिट्टी में क्या समानता बताई गई है? दोनों को उपयोग करने से पहले तैयार करना पड़ता है। ऐसा तो बता नहीं रखा कहीं पे कि उनको तैयार करना है। दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है, ऐसा भी बता नहीं रखा। ठीक है, ढोल के संदर्भ में तो बताया भी है, लेकिन अखाड़े की मिट्टी के संदर्भ में ऐसा नहीं बताया। तो दोनों में यह बात नहीं बता रही कि ढोल में बताया है उन्होंने कि श्रम की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पर भी देखो, इसको यहां से भी रिलेट कर सकते हो। देखो, ढोल परिश्रम, अपने आप निकल गया आंसर। देखो, हमारा पहले एक आंसर निकल गया था, अखाड़ा माने मिट्टी होगा। सिमरू कौन है? श्रमजीवी वर्ग जो ढोल बजा रहा है। और तो ढोल क्या बचा? परिश्रमी तो है। तो इसमें देखो, इस वाले में क्या है पहले तो कि ढोल और अखाड़े की मिट्टी में क्या सिमिलैरिटी होती है? दोनों को उपयोग करने से पहले तैयार करना होता है, ऐसा इन पंक्तियों में कहीं नहीं बताया। दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है। दोनों के रिगार्डिंग नहीं बताया गया है, केवल ढोल के रिगार्डिंग बताया है, मिट्टी के रिगार्डिंग नहीं। तो यह भी नहीं होगा। तीसरा है, दोनों का प्रयोग कर लोग अपनी कला को सिद्ध करते हैं। ऐसा भी पोयम में नहीं बताया गया। बात तो सही है, लेकिन पोयम में नहीं बता रखा ऐसा। और दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है, ये वाला बता रखा है कि दोनों ही परिवर्तन, दोनों का, जैसे वो सिमरू ढोल बजाता है ना, तो क्या होता है, देखो परिवर्तन होने लगता है। ठीक हो, ढोल तथा अखाड़े की मिट्टी में क्या समानता है? दोनों परिवर्तन लाते हैं। सिमरू जब ढोल बजाता है तो ढोल में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन तो हो जाता है। ढोल जब बजता है तो लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, उचक उचक कर देखने लगते हैं। और अखाड़े की मिट्टी में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो दोनों में यही समानता है कि दोनों क्या लाती हैं? परिवर्तन लाती है। और वैसे भी जब तुम पॉइंट पढ़ोगे ना, तो ये पॉइंट सबसे डेप्थ वाला पॉइंट है, दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है। ठीक है, तो देखो सारे आंसर तुम्हारे वैसे ही निकल गए, क्लियर हो गए, सारे हो गए। देखो, अब देखो क्या है ये, सारे आंसर हो गए। लास्ट का था ढोल खामोश है, तो खामोश है अखाड़े की मिट्टी, और खामोश ढोल को जगाएंगे हाथ सिमरू के। तो वही वाली बात है। तो ढोल और अखाड़े की मिट्टी में यही तो समानता है कि दोनों में परिवर्तन होता है, दोनों परिवर्तन लाती हैं। तो देखो हमारे वैसे हो गए थे। देखो, क्लियर हो गई बात। तो देखो ये भी है, ढोल बजेगा जागेगा अखाड़ा, तो आ तो गया अखाड़े। दोनों में देखो परिवर्तन होगा। जब ढोल बजेगा तो क्या होगा? वही है, जागेगा अखाड़ा, जागेगी मिट्टी अखाड़े की। तो ढोल के बजने से देखो दोनों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्लियर हो गई बात। तो जब सिमरू ढोल बजाएगा तो देखो परिवर्तन दोनों ही चीज है, ढोल के द्वारा भी हो रहा है और अखाड़े की मिट्टी के द्वारा भी हो रहा है। ठीक है, और माटी ही तो है जो स्वीकारती है सभी को, अच्छे हो या बुरे, हर रूप में। तो देखो आगे मिट्टी की, देखो आप क्या बोल रहे हो, ढोल बजाता है सिमरू ही। तो आप समझ गए ही का मतलब क्या है? महत्व, क्योंकि सिमरू का ढोल के लिए बहुत ज्यादा क्या है? महत्व है, वही उसे बजाता है। कुश्ती में जोश कब भराता है? जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। बाकी के तो तीन मिल भी नहीं रही, तो बहुत ही सरल है। माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने का क्या मतलब है? यानी कि देखो, माटी की गोद में अच्छे बुरे सभी पलते हैं, यानी कि अच्छा हो या बुरा, माटी सभी को क्या कर लेती है? मतलब अपना लेती है। देखो अच्छे बुरे वर्ड देखो, तुम खुद ही देख लो। यहां देखो, ये तो बहुत ही सरल है, थर्ड वाला। यहां देखो इन्होंने खुद ही लिखा है यहां पर, ये देखो, अच्छे हों या बुरे हों सभी स्वीकारती हैं। ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, थर्ड वाला तो इतना सरल है कि मैं बोलूं ही क्या। देखो वहां पर अच्छे और बुरे एक ही इसी में यूज हुआ है, ये तो सीधा सीधा ये भी आंसर निकल रहा है। सेकंड थर्ड ये तो कुछ इतने डिफिकल्ट नहीं है। और ढोल तथा अखाड़े की माटी में क्या समानता है? देखो पांच में से एक दो तो इजी होते हैं, दो तीन सोचने वाले होते हैं। वो पांचों टफ नहीं डालते, एक दो तो सरल डालते हैं, दो तीन सोचने वाले डालते हैं। तो इसमें मैंने बता दिया कि दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है, ये भी ऊपर आया था। और लास्ट वाला भी हमने क्लियर कर दिया। सिमरू क्या है? श्रमजीवी वर्ग जो ढोल बजाता है। अखाड़ा क्या है? एक सामाजिक भूमि है। और ढोल परिश्रम, तो वही तो है बस। बाकी क्या, अगर हमें दो भी आ गए तो तीसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही करना पड़ता है, थोड़ा ऐसे समझना है। बेसिकली ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी पहले क्वेश्चंस आंसर पढ़ने, आगे बात समझो, और बार बार पैराग्राफ रीड नहीं करना है। ऐसे में समय भी बचत होगी और ज्यादा आंसर भी सही होंगे। और यही आप गद्यांश में भी ट्रिक अपनाएंगे। पहले क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, सारे नहीं पढ़ रहे तो दो दो तीन तीन करके पढ़ लेना, समझो। अब आप बोलोगे सर पहले वाले क्वेश्चन में हम 10 के 10 क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे? अरे तो 10 मत पढ़ो, पहले 4 पढ़ लो और तब पैराग्राफ रीड करो। कम से कम 10 क्वेश्चन के चक्कर में 10 बार पैराग्राफ रीड तो नहीं करना पड़ेगा। इसमें जैसे 5 क्वेश्चन है, 3 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, एक दो तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, देख लेना। क्लियर हो गई बात। और हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, समझो, बहुत डार्क मत चलाना। इसको करते हुए पहले और सेकंड क्वेश्चन को जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनको वहीं से पढ़ के जवाब देना पड़ता है, गद्यांश पद्यांश, उसमें हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। कुछ भी रिलेटेबल लगे वहां पे हल्की हल्की लाइन कर दो, पेंसिल हाथ में जरूर होनी चाहिए।
पेन से मत लिखना पेपर में कुछ भी, पेंसिल भी बहुत लाइट चलानी, हल्की हल्की, क्लियर, और बाद में उसे इरेज भी कर देना। डन। अगर हो सके, नहीं तो बहुत हल्की चलाना, जहां पर आपको रिलेटेबल लग रहा है वहां पे एक डॉट बना देना अपने हिसाब से, या छोटा छोटा वन लिख देना, बहुत छोटा, वो आप अपने हिसाब से देखना, ठीक है। और आपको बताना कि आपके समझ में आया या नहीं आया, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जवाब जरूर चाहता हूं। तो हम इसके अलावा आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने सारी वीडियो बना दी ऑलमोस्ट, प्ले लिस्ट भी डाल दी है क्लास 12th हिंदी के नाम से, आप उसे आराम से देख सकते हैं। उसमें छोटी वीडियो भी है, बड़ी वीडियो भी है। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बड़ी वीडियो देखिए, छोटी कम समय में देखना चाहते हैं तो छोटी वीडियो देखिए, दोनों ही बेस्ट हैं। धन्यवाद।